हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। और आज तारीख हो गई 7 फरवरी 2021 दिन रविवार। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर, जहां भारत सरकार की तरफ से कुछ इंपोर्टेंट फैसले लिए गए हैं। आम आदमी को राहत देने के लिए कुछ नई योजनाओं का ऐलान भी किया गया है। साथ ही कुछ एग्जामिनेशन वगैरह को लेकर भी अपडेट है। और इसके अलावा आपको पता होगा, कल किसान भाई लोगों ने जो देश भर में चक्का जाम किया था, तो उसके बाद आज किसानों की एक नई प्लानिंग भी निकल कर आ रही है। क्या कुछ अपडेट हैं, जानते हैं फटाफट से आज की 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों को। इस वीडियो को ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो दरअसल आपको पता होगा, कल जो किसान भाई लोगों ने नए कृषि कानून के खिलाफ देश भर में जो सड़कों पर चक्का जाम किया, उसकी कुछ खास तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, किस तरह से किसानों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया था। और किसानों के चक्का जाम के चलते हरियाणा और पंजाब में 3 घंटों के लिए वाहनों की रफ्तार भी रुक सी गई थी। हालांकि स्कूलों की भी पहले से छुट्टी कर दी गई थी ताकि छात्र छात्राओं को कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन अब जो यहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर एक सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है, वो देखिए जरा कि कृषि कानून रद्द करने के लिए 2 अक्टूबर तक का समय है सरकार के पास। हम दबाव में चर्चा नहीं करेंगे, ये कहना है किसान आंदोलन के प्रमुख नेता राकेश टिकैत जी की तरफ से। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत जी का एक बड़ा बयान निकल कर आ रहा। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर तक किसान आंदोलन जारी रहेगा और किसान भाई लोग जो है 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन तक हम बॉर्डर पर डटे रहेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जो है वो लंबा चलेगा, लगातार चलेगा। और मतलब 2021 में 2 अक्टूबर जब तक आएगा ना, तब तक तो किसान भाई लोग पीछे हटने से है ही नहीं, ये कहना है किसानों के प्रमुख नेता की तरफ से। और ऐसे में सरकार को जरूर कुछ न कुछ किसान भाई लोगों के लिए सॉल्यूशन निकालना चाहिए, राइट। हालांकि देखते हैं, किसान भाई लोग ये कह रहे हैं कि आंदोलन आगे भी शांतिपूर्ण ही रहेगा। और बाकी देखते हैं कि सरकार की तरफ से किसानों को क्या सहमति दी जाती है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। और एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि जो किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट बैन वगैरह किया जा रहा ना, उस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। और केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार से जवाब भी मांगा कि आखिर ये इंटरनेट बंद क्यों किया जा रहा। अच्छा, और एक खबर देखिए कि किसान आंदोलन के बाद क्या राजनीति के मैदान में कूदेंगे। आखिर राकेश टिकैत से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। क्योंकि दोस्तों, आजकल किसानों के प्रमुख नेता राकेश टिकैत जो वो काफी चर्चा में है, सुर्खियों में है और लोगों की नजरों में भी है। और ऐसे में क्या वो इस पॉपुलैरिटी का फायदा आगे इलेक्शन में लेना चाहेंगे या नहीं, ये सवाल पूछा गया राकेश टिकैत से। तो उन्होंने कहा दोस्तों कि मैं एक किसान हूँ और मुझे खेत जोतने में ही आनंद आता, खेती करने में ही आनंद आता। उनका आगे राजनीति में जाने का कोई मकसद, कोई इरादा नहीं है। हालांकि वो 2 बार चुनाव ऑलरेडी लड़ चुके हैं, उसमें उन्होंने जीत हासिल नहीं की थी और आगे उनका कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है। सिर्फ वो किसानों के हक के लिए आंदोलन के लीडर बने हुए हैं। तो ये कुछ किसान आंदोलन को लेकर अपडेट और चर्चाएं चल रही है। और साथ ही अब अपन नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख बड़ी खबरों में। अपडेट देखिए, भारतीय रेलवे ने लोगों को एक नई सुविधा दी है IRCTC की तरफ से। अब लोग बाग, आप मतलब कहने का मतलब हम सभी यात्री जो है वो ट्रेन, फ्लाइट के साथ साथ अब बस के टिकट भी IRCTC से बुक कर पाएंगे। समझ रहे हो ना। दरअसल इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ना, उसने ये नई सुविधा शुरू कर दी है। अब आप रेल टिकट बुक करने के साथ साथ बस के टिकट भी IRCTC के पोर्टल के जरिए बुक कर पाएंगे। इसके लिए IRCTC ने अलग से सब डोमेन पोर्टल बना दिया, www.bus.irctc.co.in। इसके जरिए अब आप ट्रेन टिकट बुकिंग के साथ साथ बस टिकट की बुकिंग वगैरह भी कर पाओगे, है ना। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, अब घर पर भी ले सकेंगे स्ट्रीट फूड का मजा। सरकार ने जोमेटो और स्विगी से हाथ मिलाया। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत शहरी विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर और होम डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी और जोमेटो, इन दोनों से साझेदारी की है। और अब लोगों को घर बैठे अपने नजदीकी पसंदीदा स्ट्रीट वेंडर का तैयार किया गया खाना आपको मिल सकेगा। फिलहाल ये सुविधा इन शहरों से शुरू हो रही है। जानकारी आप देख सकते हैं, भोपाल, नागपुर, पटना, वडोदरा, नागपुर, लुधियाना वगैरह वगैरह, है ना। पहले चरण में जोमेटो इसे 125 शहरों में शुरू करेगी और फिर पूरे भारत में स्ट्रीट फूड वेंडर्स को प्रशिक्षण देगी। और उसके बाद आप और ज्यादा सुविधाओं का फायदा ले पाएंगे। साथ ही अगली खबर देखिए, मोदी सरकार का एक अहम फैसला है, नशे के खिलाफ जंग में उतरेगी युवाओं की फौज। जी हाँ, नशे के खिलाफ चल रही लड़ाई के तरीके में सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया। इसमें अब अग्रिम मोर्चे पर युवाओं को उतारा जाएगा। वैसे भी इस समस्या में सबसे ज्यादा पीड़ित भी युवा ही हैं। आजकल के जो मतलब युवा जनरेशन है, बहुत ज्यादा मतलब सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू वगैरह का शौक रखते हैं। तो ऐसे में सरकार ने नशे से प्रभावित सभी 272 जिलों में इनकी तैनाती का फैसला किया। पहले चरण में 13,000 से ज्यादा प्रशिक्षित युवा स्वयं सेवकों की तैनाती की जाएगी और बाद में जरूरत के हिसाब से इनकी संख्या बढ़ाई भी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि सरकार नशे के खिलाफ अभियान को और ज्यादा तेज करने जा रही है। और इस नशे के खिलाफ की अभियान की लड़ाई में अब केंद्र सरकार जो एक नया अहम कदम उठाने जा रही है। युवा लड़के लड़की जो हैं, उनको स्वयं सेवक के रूप में अलग अलग गाँव शहरों में युवाओं को नशे के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि आखिर नशा कितना नुकसानदेह होता है हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए। साइंटिफिक तरीके से उनको प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो लोगों को बेटर अंडरस्टैंड करवा सके
कि नशा हमें नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये वाकई में सरकार की एक अच्छी पहल है। अगले वित्त वर्ष में 12 लाख नशे से पीड़ितों तक पहुंचने की योजना सरकार की है। घर घर तक ये अभियान चलेगा और देश भर में 7 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी नशे से ग्रस्त हैं, उनको जागरूक किया जाएगा। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा पहल और अभियान जो सरकार नशा मुक्त भारत बनाने की मुहिम में आगे बढ़ते हुए शुरू कर रही है, अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी पहल है। यूपी के हर मंडल में बनेगा एक सैनिक स्कूल। जी हाँ, देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार भी एक नई पहल शुरू करने जा रही है। दरअसल प्रदेश की योगी सरकार छात्रों को सस्ती और गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है और खासकर छात्रों में शुरुआत से ही देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री ने मंडल स्तर पर सैनिक स्कूल बनाए जाने का प्लान बनाया है और इस फैसले को केंद्र सरकार के पास एक प्रस्ताव के रूप में भेजा भी है। अभी प्रदेश के मैनपुरी समेत 3 जिलों में सैनिक स्कूल संचालित किए जा रहे हैं और बाकी आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय की ओर से पूरे देश में अभी 31 सैनिक स्कूल चलते हैं, लेकिन यूपी में सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ाने जा रही है योगी सरकार, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, यूपी को लेकर और एक अपडेट ये है कि सभी बोर्ड के 9वीं से 12वीं तक के स्कूल जो है वो 9 फरवरी से खुल जाएंगे। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के स्कूल और बाकी छोटी क्लासों के स्कूल 1 से 5वीं तक के स्कूल 1 मार्च से खुल जाएंगे यूपी में, है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, ऐसी लैपटॉप का भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा अब हमारा देश। PLI स्कीम गेम चेंजर साबित होगी। जी हाँ, मोबाइल फोन के बाद भारत में AC, LED लाइट, लैपटॉप, टैबलेट जैसे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण का भी वैश्विक केंद्र भारत को बनाने की तैयारी हो रही है। सरकार इन सेक्टरों के निर्माताओं को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम, जिसे कहते हैं PLI स्कीम से जोड़ने की प्लान बना रही है। इससे होगा ये दोस्तों कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो हमारी इंडियन कंपनीज भारत में ही ये प्रोडक्ट्स बनाती है ना, उन कंपनीज को अब बूस्टअप दिया जाएगा, उन कंपनीज को नई नई छूट दी जाएगी, प्रोत्साहन दिया जाएगा और इस योजना से जोड़ा जाएगा, ताकि इससे सरकार का मकसद ये दोस्तों की चीन, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, जापान वगैरह से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं ना, वो अब हमारे देश में आयात होना धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो जाए। इससे होगा ये कि भारत में ही सामान बनेंगे तो भारत के ही लोगों को रोजगार मिलेगा और एटलीस्ट वो कमाई भी हमारे भारत में ही रहेगी, तो इकोनॉमी और GDP भी भारत की ही ग्रोथ होगी, है ना। तो ये आत्मनिर्भर भारत को मजबूत और बिल्ड और बड़ा बनाने के लिए वाकई में अच्छी प्लानिंग है। और साथ ही अगला अपडेट देखिए, राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार एक नया प्लान बना रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100 जगहों पर बनेंगे 500 चार्जिंग पॉइंट्स। आम आदमी पार्टी सरकार ने इसको लेकर देश का सबसे बड़ा टेंडर जारी किया। दरअसल दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जो है ना, बहुत सारे प्रयास कर रही है। रिसेंटली में 1-2 दिन पहले मैंने आपको अपडेट बताए थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप खरीदते हैं तो आपको सब्सिडी डबल मिलती है। अगर आप अपने पुराने 15 साल पुराने वाहन को कबाड़ में स्क्रैपेज कर देते तब भी वहां पर आपको दिल्ली सरकार सब्सिडी दे रही है। और अब देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट एक नई प्लानिंग भी बना रही है, जिसके तहत राजधानी दिल्ली में 100 जगहों पर 500 चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे और ये देश में सबसे बड़ा टेंडर है अब तक का इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाने का। और इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी और इसके अलावा आपकी रजिस्ट्रेशन चार्जेज वगैरह ये बिल्कुल मुफ्त होंगे, क्योंकि राजधानी दिल्ली में आपको पता है पॉल्यूशन कितना ज्यादा है, प्रदूषण ज्यादा है ना। इसलिए सरकार क्या है कि चाहती है कि इलेक्ट्रिक वाहन बढ़े और पेट्रोल और डीजल के वाहन कम हो, और इसलिए रोजाना ये नई नई प्लानिंग बना रही है अरविंद केजरीवाल सरकार, जो की अच्छी बात है। और बाकी अगली खबर देखिए, राजस्थान राज्य को लेकर अपडेट है। 10 फरवरी से शुरू होगा राजस्थान का विधानसभा का बजट सत्र। फेस रीडिंग के बाद होगा सदन में प्रवेश। जहां 10 फरवरी से शुरू होने वाले राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में इस बार हाईटेक सुरक्षा देखने को मिलेगी। इसके लिए सदन में जाने वाले सदस्यों का पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उन्हें 8 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और सदन में बैठक के दौरान गलियारों की सुरक्षा की दृष्टि से सदन के समीप बने सभी प्रवेश द्वारों पर फ्लैप बैरियर लगाए जा रहे हैं। तो ये अपडेट और चर्चाएं चल रही हैं। साथ ही अगले अपडेट में बात करें दोस्तों, आज के मौसम समाचार को लेकर खबर देखिए, राजधानी दिल्ली, हरियाणा, बिहार सहित 3 राज्यों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। आज भी कई क्षेत्रों में मेगा यानी बादल बरस सकते हैं। आखिर संपूर्ण भारत का 7 फरवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है? तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और इससे सटे उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएं पूर्वी और इससे सटे मध्य भारत के कुछ भागों में पहुंच सकती हैं और इसके चलते वापस आपको थोड़ा सा ठंड जैसा माहौल देखने को मिल सकता है। बाकी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है। अगले 2 दिनों के दौरान उत्तरी नागालैंड में भी बारिश के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग का यह भी कहना है कि उत्तर पश्चिमी दिशा से चल रही शुष्क और ठंडी हवाओं के कारण उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट भी आ सकती है। ये रहा आज का वेदर अलर्ट। और वहीं कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं, तो देखिए अपडेट। एक तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कहना है कि जल्द ही लॉन्च किया जाएगा कोविन ऐप का अपग्रेड वर्जन। जी हाँ, कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण प्रोग्राम के दौरान जो कोविन ऐप लॉन्च किया गया था ना, उसका अपडेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और वहीं देश में तेजी से टीकाकरण का अभियान भी चल ही रहा, आपको पता होगा। अब तक स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 56 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका हमारे देश में, है ना। और वहीं आज ही केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि जल्द ही अब आपको कोविन ऐप का अपग्रेड
वर्जन देखने को मिलेगा, जिसमें कोरोना वायरस की टीका वगैरह के संबंधित ज्यादा जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अच्छा, साथ ही कोरोना पर और एक खबर ये आ रही दोस्तों की अमेरिका में कोरोना से जून तक मर सकते हैं 6 लाख से ज्यादा लोग यदि टीकाकरण की रफ्तार कम रही तो। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन स्थित हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन का एक अनुमान है कि 1 जून तक अमेरिका में कोरोना से 6,31,000 लोगों की जान जा सकती है। अगर टीकाकरण की रफ्तार कम रही और नया वेरिएंट तेजी से फैला तो ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका में अब तक 4,59,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि केवल अमेरिका में 2 करोड़ 68 लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। भारत के आंकड़ों की बात करें कोरोना में तो भारत में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 8,27,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 1,46,000 एक्टिव केस चल रहे हैं यानी कि सक्रिय हैं। जबकि दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,55,000 से ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा कोविड डेटा भारत में। और साथ ही बिहार राज्य में स्कूल वगैरह खुलने को लेकर अपडेट आ रहा दोस्तों की बिहार में सोमवार से ही यानी कल से 39,000 सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल जाएंगे। सरकार ने इसको लेकर कुछ जरूरी गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। दरअसल बिहार के लगभग 39,000 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को खोलने की तैयारी हो चुकी है। 6ठी से लेकर 8वीं तक के इन सभी स्कूलों की हर कक्षा में रोजाना अधिकतम 50% बच्चे ही बैठ पाएंगे। ये एसओपी यानी गाइडलाइंस वगैरह लागू रहेगी। इसके अलावा बच्चों को मास्क लगाना जरूरी होगा और बाकी सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ये तो आप फॉलो करें ही, ताकि आप खुद भी सेफ रह पाएं और आपके परिवार वाले भी सेफ रहें। अच्छा, अब नजर डालते दोस्तों एजुकेशन की जब बात हो रही तो और एक खबर देखिए शिक्षा से संबंधित कि दोस्तों उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल ने जारी किया हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का शेड्यूल। जी हाँ, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का कार्यक्रम या शेड्यूल या टाइम टेबल जो कुछ भी कहो वो जारी कर दिया। 3 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक ये इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे और बाकी और भी ज्यादा तारीखों की डिटेल्स आप देख सकते हैं। और वैसे आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कीजिएगा, वहीं पर ज्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी एजुकेशन को लेकर और एक खबर है, सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट देख पा रहे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 882 पदों पर वैकेंसी निकाली है। 16 फरवरी से इसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ये वैकेंसी RSMSSB के पोर्टल पर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उसके ऑफिशियल वेब पोर्टल के जरिए जो कि है rsmssb.rajasthan.gov.in। यहाँ पर आपको वैकेंसी की डिटेल मिल जाएगी और इसमें योग्यता मांगी है 10+2 या BSSC एग्रीकल्चर से पास कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 16 फरवरी से 17 मार्च तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे और भी ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और बाकी एजुकेशन को लेकर और एक खबर है कि UPPSC PCS 2021 एग्जाम को लेकर खबर है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने PCS 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ पर भी आप 5 मार्च 2021 तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। 5 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला दिया गया है कि सरकारी या पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा को नियमित करने का दावा नहीं किया जा सकता। जी हाँ, जमीन पर कब्जे को लेकर देखिए आप सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकारी या पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोग इसे नियमित करने का दावा नहीं कर सकते हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह की पीठ ने कहा कि सरकारी या पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे को नियमित करना केवल राज्य सरकार की नीति और नियमों में निर्धारित शर्तों के अनुसार हो सकता है। कुछ ऐसा ही मसला देखा गया हरियाणा के सोनीपत जिले में गोहान तहसील के 7 गाँव के निवासियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया, जिन्होंने पंचायती जमीन पर कब्जा जमा कर घरों का निर्माण शुरू कर दिया था। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के यही है कि जो यूं ही जमीन ढूंढ लेते हैं ना, जहां पर अपने पशुओं को बांधने के लिए बाड़ा वगैरह बना देते हैं, या कई सारे लोग गाँवों में ऐसे करते हैं कि खाली सरकारी जमीन पर मकान वगैरह बना लेते हैं। तो सरकार का ये कहना है कि ये गलत है। वो जमीन पर हाँ ठीक है टेम्परेरी यूज ले रहे हैं, जब तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता प्रशासन की तरफ से तब तक ले रहे हैं, लेकिन वो जमीन पर अपना हक नहीं जमा सकते हैं। समझ रहे हो ना, कब्जा उनका नहीं हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अच्छा, बाकी और एक खबर देखिए, कुछ धार्मिक पूजा वगैरह को लेकर खबर अपडेट है दोस्तों की। 7 तारीख को आज सठतिला एकादशी है और कल 8 फरवरी को तिल द्वादशी है। दोनों ही दिन तिल से भगवान विष्णु जी की पूजा और व्रत वगैरह किया जाता है। ये एक परंपरा है, मान्यता है हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। पद्म और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में यह बताया गया कि माघ महीने की एकादशी और द्वादशी पर तिल से व्रत और पूजा करने का अच्छा फल मिलता है। ये खास महत्व है। तो 7 फरवरी को सठतिला एकादशी है और 8 फरवरी को तिल द्वादशी है। तो तिल के गजक, लड्डू वगैरह, तिल के पापड़ वगैरह ये बना करके आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं और व्रत वगैरह भी कर सकते हैं। माताएं बहनें करती भी हैं, कई सारी गाँवों में खास करके इनका महत्व होता है। चलिए बाकी अगली खबर देख पा रहे होंगे कि ITR नहीं फाइल करने पर लगेगा दुगुना TDS। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के 5 ऐसे ही इनकम टैक्स के नियम जो है वो बदलने जा रहे हैं। दरअसल आपको पता होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से आम बजट में भी इनकम टैक्स के छूट प्रावधानों वगैरह को लेकर कुछ बदलाव किए थे, जिसमें एक तो 75 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग दादा दादी हैं, ओल्ड एज के लोग बाग हैं,
उनको टैक्स वगैरह नहीं भरना है, रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं, 75 साल से आपकी कम उम्र है, तो फिर आपको दुगुना TDS देना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। 1 अप्रैल 2021 से ये दुगुना TDS वाला नया नियम भी लागू होने जा रहा है। इसके अलावा EPF कंट्रीब्यूशन को लेकर भी एक नया नियम है, जिसमें वित्त मंत्री का कहना है कि EPF में कर्मचारी जो है वो साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के कंट्रीब्यूशन पर अगर कोई ब्याज मिलता है तो उस पर भी आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा प्री फिल्ड ITR फॉर्म और LTC स्कीम वगैरह को लेकर भी ये नए नियमों की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के चेन्नई टेस्ट में दूसरे दिन में रूट जो है वो 10 साल में भारत में डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले विदेशी बल्लेबाज बन चुके हैं। इस साल 3 टेस्ट में वो 644 रन बना चुके हैं। भारत वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को लेकर ये कुछ रनों का आंकड़ा वगैरह भी अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, यूपी बोर्ड के एग्जाम को लेकर भी यहाँ पर एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश के 10वीं और 12वीं की परीक्षा के कैंडिडेट्स हैं या आपके घर परिवार में कोई है तो अपडेट देखिए दोस्तों। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस बार मई में आयोजित हो सकती हैं, 10वीं 12वीं की। इसके पीछे वजह है कि हाल ही में हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव 30 अप्रैल तक कराने के निर्देश भी दिए हैं। इसकी वजह से संभावना जताई जा रही है कि अब बोर्ड परीक्षाएं मई तक जा सकती हैं। हालांकि अभी तक चुनाव को लेकर भी स्पष्ट स्थिति नहीं है, ये सिर्फ हाईकोर्ट का फैसला आया है। बाकी डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन कब चुनाव को शेड्यूल करता है। तो ऐसे में हो सकता है कि इस बार यूपी बोर्ड के जो एग्जाम है ना वो थोड़े बहुत आगे या पीछे डिस्टर्ब हो सकते हैं, या तो एग्जाम और ज्यादा जल्दी हो सकते हैं या तो एग्जाम थोड़े लेट हो सकते हैं, है ना, क्योंकि इस बार इलेक्शन वगैरह का मसला बीच में आ रहा है इसलिए। अच्छा, साथ ही अगली खबर देख पा रहे होंगे, राजनीति को लेकर और एक अपडेट आ रहा है कि असम में अब की बार त्रिकोणीय मुकाबला। एनडीए और महागठबंधन को टक्कर देने के लिए 2 क्षेत्रीय दलों ने भी गठजोड़ कर लिया है। 45 सीटों पर असर। दरअसल दोस्तों, असम राज्य में इस साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बार राज्य में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला न होकर के मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि असम राज्य की क्षेत्रीय पार्टियां भी गठबंधन बना रही हैं। उनका मकसद है कि छोटी पार्टियों के बीच होने वाले वोटों के बंटवारे को रोकना है। तो ऐसे में इलेक्शन जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे इस बार राज्य में। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक नई सुविधा शुरू की गई है। 14 फरवरी से IRCTC जो है ना वो 4 तीर्थयात्री विशेष ट्रेनें की शुरुआत भी करने जा रहा है। अगर आपके भी घर परिवार में मम्मी पापा दादा दादी तीर्थ यात्रा करने की प्लानिंग बना रहे हैं, घूमने वगैरह की, तो रेलवे की तरफ से अच्छी खबर आ रही है। दरअसल भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी इंडियन केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो है वो फरवरी और मार्च में गुजरात के राजकोट से 4 तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। मतलब 4 तीर्थ यात्री ट्रेनों की शुरुआत करने जा रहा। 14 फरवरी से तीर्थ स्पेशल ट्रेनें शुरू हो जाएगी। रेलवे का कहना है कि नासिक, औरंगाबाद, परली, कुरनूल, रामेश्वर, मुदेरे और कन्याकुमारी को कवर करने वाली दक्षिण दर्शन ट्रेन 14 फरवरी से 25 फरवरी तक चल जाएगी। और बाकी नमामि गंगे भी तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन ये नाम से भी चलेगी, जो वाराणसी, गया, कोलकाता, गंगा सागर और पुरी को कवर करेगी। इसके अलावा भी 2 और ट्रेनें अलग से चलेगी, जिनके भी रूट वगैरह क्या होंगे तो जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहने का मतलब सिंपली ये दोस्तों कि अगर आप भी अपने माता पिता दादा दादी को तीर्थ यात्रा वगैरह कराने की प्लानिंग में है ना, तो आप भारतीय रेलवे के जरिए भी करा सकते हैं। सस्ते में भी काम हो जाता है और बाकी सुविधाएं भी अच्छी मिल जाती हैं। तो इसके लिए आप IRCTC के ऑफिशियल पोर्टल पर ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा। ओके, और बाकी दोस्तों आपकी हेल्थ है, स्वास्थ्य को लेकर एक खबर निकल कर आनी। वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ। देखिए जरा कि नींद का भूख के साथ कनेक्शन देखने को मिला। 7 घंटे से अगर आप कम नींद लेते हो तो मोटापा, हार्ट डिजीज और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नींद का साइंस आपको समझना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है कि 7 घंटे से कम नींद लेना आपके लिए बीमारियों का खतरा बन सकता है। मोटापा होना, वजन बढ़ना, डिप्रेशन, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो कहने का मतलब एक नॉर्मल इंसान जो होता है 18 से 60 साल तक की उम्र के लोगों को कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर पूरी करनी चाहिए। रात को सिर्फ 5 घंटे की नींद लेते हैं ना तो प्रति 5 रातों में औसतन 80 ग्राम वजन बढ़ जाता है। नींद ऐसी चीज है जिसकी ज्यादातर लोग परवाह नहीं करते हैं, लेकिन आपको जरूर नींद को सीरियस लेना चाहिए। नींद की वजह से आपका शरीर का पूरा बैलेंस बिगड़ सकता है। कम नींद के पीछे आपकी सेहत से जुड़ी कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। ये हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की वैज्ञानिकों की रिसर्च के बाद ये तथ्य सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि यूं ही डींग हाके जा रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये है कहने का मतलब कुल मिलाकर के अच्छी नींद लें आप। कम नींद से हाई कैलोरी फूड खाने का मन ज्यादा करता है और इसलिए मोटापा बढ़ने की संभावना रहती है। इसके अलावा नींद पूरी नहीं होने से बॉडी से ग्रेलिन हार्मोन का ज्यादा और लेप्टिन हार्मोन कम निकलता है, इससे भी भूख ज्यादा लगती है। आधी अधूरी नींद से मोटापा बढ़ सकता है और ओबेसिटी वगैरह से अच्छी नींद भी नहीं आती है। फिर तो आप अच्छी से स्लीप करें, रेस्ट करें, आराम से एंजॉय करें अपनी लाइफ को। और बेस्ट ऑफ लक आपकी सेहत के लिए हमारी तरफ से, DLS न्यूज फैमिली की तरफ से। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों की रात को आप लगभग कितनी बजे सोते हैं। कमेंट में बताइए दोस्तों। एक सर्वे करते हैं कि आखिर हमारी DLS न्यूज फैमिली के जो दोस्त लोग, भाई लोग हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो आखिर रात में लगभग कितने बजे सोते हैं। तो कमेंट करके बताइए, पता तो चले हमें। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर। और हाँ, आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा देना दोस्तों और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा देना। इससे होगा ये कि आप DLS न्यूज
उस फैमिली का एक मेंबर बन जाओगे, हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में दमदार बात है। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कर ही देना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।